ठीक है बच्चों, सब कुछ स्क्रीन वॉइस सब ठीक है। तो पिछली क्लास में कंप्लीट कर दिया था मेरे ख्याल से हमने 11.1 में है कोई डाउट? लगता तो नहीं होगा कोई डाउट। हाँ जी बच्चों, ठीक है तो चलते हैं आगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, पेज नंबर 468 पर आ जाओ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। एक मिनट बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन, ये तो आप सभी पढ़ चुके हो। कहां पे पढ़ा था? 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन में, याद है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और ये चीज अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ा था। किसमें? टेंजेंट एंड नॉर्मल में, याद है? इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। टेंजेंट इज व्हाट? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वहां पर भी हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया था। अब आपको जो इक्वेशन करनी है वो स्पेस में करनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। तो इन अ प्लेन आपने बहुत सारी सिचुएशंस पढ़ी। कौन सी थी? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब सिचुएशंस थी कि भाई अगर ये सिचुएशन होगी तो लाइन क्या बनेगी, तो उसको नाम दे दिया वर्टिकल लाइन। लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म, x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। तो ये सब वहां पे फॉर्म थी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी सिचुएशंस हैं और हम किस तरह से इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है line passes through a given point and having given direction, या line passes through a given point and parallel to a given vector or given line। ठीक है, हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है? line passes through a given point and parallel to a given vector। पहली सिचुएशन करनी बेटे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through given point and parallel to given vector और line और इन डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है यश, अभी ठीक है? सभी का नेट स्टेबल है? सब दिख रहा है ढंग से? इस हफ्ते काफी समस्या रही, पिछले हफ्ते भी और अभी भी मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में बड़ी दिक्कत सी आ रही है सबको। ठीक है, हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। हमें निकालना है बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस मतलब 3D में एक लाइन की इक्वेशन क्या होगी? जैसे हमने प्लेन में पढ़ा था तो वो 2D थी। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन, तो हम क्या इक्वेशन पढ़ते थे? इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? जहां पर सिर्फ वेरिएबल x और y, क्योंकि 2D था। ठीक, ओके अंशिका, जिसको जिसको दिक्कत है मैं 1 मिनट देता हूं, सभी एक बार दोबारा से लॉग इन करो। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं तब स्टार्ट करता हूं। चलो,
और जैसे प्रॉब्लम ठीक हो कंफर्म करो। क्योंकि बेटा थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्या करोगे। ठीक है सभी को, या अभी भी किसी को दिक्कत है हैंड रेज करो जरा। अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है शायद। मैं तब तक दूसरे के अरेंजमेंट कर लेता हूँ, आप लोग लॉगिन वगैरह करो, ठीक है। अभी देख लेते हैं। अभी ठीक है, डन, स्टार्ट करें। देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस, तो स्पेस का मतलब अब हमें लाइन की इक्वेशन पढ़नी है 3D के अंदर, करेक्ट। तो अगर हम बात करें तो हमने 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ प्लेन पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमने उसमें क्या इक्वेशन थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई अगर 3D में किसी स्ट्रेट लाइन को रखा जाए तो उसकी क्या इक्वेशन होगी, ये अब हमें पढ़ना है। और इसके लिए सिर्फ हमारे पास दो ही कंडीशन होती है इक्वेशन निकालने के लिए, जिसमें से पहली कंडीशन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी लाइन का एक पासिंग पॉइंट आपके पास है। जैसे वहां पे सिचुएशन क्या होती थी, फाइंड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is lie between the axis या lie in a plane या having x intercept is a, y intercept is b, तो हम कहते थे इक्वेशन हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे करते थे हम, ठीक है ना। वैसे ही अब ये 3D में सिचुएशन है, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, भाई किसी भी पॉइंट से वो पास करती हो, एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर और लाइन, या हैविंग गिवन या विद गिवन डायरेक्शन, या तो उसकी डायरेक्शन गिवन हो या वो किसी लाइन के या वेक्टर के पैरेलल हो। मतलब सेम सिचुएशन हो गई कि एक पासिंग पॉइंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको लाइन की डायरेक्शन गिवन है, तो कह रहा बताओ लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी 3D में। तो यहां पर 2 मिनट बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। वेक्टर से हम डेरिवेशन करते हैं और कार्टेशियन वेक्टर की हेल्प से निकाली जाती है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली फॉर्म है वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये लिख देता हूं ज्यादा इजी रहेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, और कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, किसमें, स्पेस के अंदर, ये मैंने स्पेस बना लिया, ये हो गया अपने पास x y और ये हो गया z, x y और z, ठीक है। आपको लाइन L की इक्वेशन निकालनी है, जो कि यहां पे L को मैं कैपिटल कर देता हूं, क्योंकि स्मॉल l से तो हम
डिनोट करते हैं डायरेक्शन को साइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एक मिनट, इसको थोड़ा और, इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। कुछ ऐसे शो कर देता हूं। ठीक है, हमें इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और z1। स्पेस में x1, y1 और z1 हो गए। क्लियर है? अब इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, दैट इज वेक्टर बी। ये आपको गिवन है वेक्टर बी, या एक लाइन गिवन है जिसके पैरेलल। तो लाइन इसलिए अभी वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी लाइन की इक्वेशन ही आपको नहीं पता। तो जब लाइन की इक्वेशन समझ जाओगे तो पैरेलल टू अ गिवन लाइन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी बात क्या हो रही है? फाइंड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through a given point and parallel to the given vector। ठीक है, इस तरीके से है। करेक्ट? तो कह रहा अब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किस लाइन की क्या इक्वेशन होगी, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। रुकिए बच्चों, एक मिनट। अब देखो, जो 3D में लाइन होगी, बहुत ध्यान से समझना, वो ऐसे ही कहीं पर भी स्पेस में फ्री है वो लाइन। ध्यान देना बच्चों, ये इस तरीके से लाइन है और इसके पैरेलल कोई भी एक वेक्टर या लाइन है इसी स्पेस में। ऐसे ये देखो, कोई भी पैरेलल है और कहीं पर भी है, चाहे वो यहाँ पे हो जाए, ये देखो इसके पैरेलल एक प्लेन में, चाहे वो हो, चाहे वो भी एक फ्री लाइन हो जो कि इसके पैरेलल है इस तरीके से। तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालने चल रहे हो। इस बॉक्स को आप इस प्लेन को समझो। ठीक है, ऐसे एक फ्री लाइन पड़ी है। ठीक है, एक मिनट, मैं कोशिश करता हूं थोड़ी जो कि अच्छा समझ में आए तुम लोगों को। इस तरीके से हो गया। कह रहे इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, जो कि एक 3D स्पेस में है। स्पेस का मतलब ये हो गया, क्योंकि यहां बनाता हूं तो ये 2D दिखती है और आपको ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, समझ गए? करेक्ट? अब बढ़ता हूं मैं आगे। अभी इसका बहुत यूज है लाइन समझने में, प्लेन समझने में, तो ये बॉक्स अभी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, काफी देर तक। अभी बोर्ड ब्लर तो नहीं हो रहा अंशिका? सही है या नहीं? ठीक है, अब क्या करना होता है इक्वेशन निकालने के लिए? सबसे पहले आप समझो ये वेक्टर बी क्या है। तो इस वेक्टर बी की आप एक जनरल इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लो पहले कि इस बी में और इस बी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप सेम सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये वेक्टर बी है और ये स्केलर बी है। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ऐसा नहीं कि हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर बी की जनरल इक्वेशन हो गई, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब क्या किया, जो पासिंग पॉइंट है उसका हमने एक पोजीशन वेक्टर माना। अगर पोजीशन वेक्टर है तो कहां से लेना होगा? ओरिजिन से। इसको हमने माना वेक्टर ए। करेक्ट है? अब क्या करना है कि आपको एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है। जब भी इक्वेशन निकालते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं। अब ये आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है? 2D में याद है आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है? जब आप करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो ये एक्स वाई होते हैं यही आर्बिट्ररी होते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसका सिर्फ यही एक पासिंग पॉइंट नहीं है। पासिंग पॉइंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें से आपको एक दिया हुआ है। तो क्या आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो जिसपे ऐसे बहुत सारे पासिंग पॉइंट हो सकते हैं? क्लियर है? तो वो जो एक्स वाई होता है वो उसी को शो करता है कि जब आप उसके अंदर कोई पॉइंट पुट करते हो, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो लाइन पे लाई करता है। ठीक है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो लाइन पे लाई करता है। क्लियर? तो ये आपने यहां से ले लिया पोजीशन वेक्टर, और ये आपने ले लिया पॉइंट बी जो कि हो गया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में ही जनरल पॉइंट को शो किया जाता है। इसका पोजीशन वेक्टर जो आपको लेना है
वो वेक्टर लेना है आर। वो वेक्टर क्या लेना है? आर। तो ये आपके पास हो गया वेक्टर ओ ए, ओ आपका इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए डिनोटेड बाय स्मॉल a, वेक्टर ओ बी इज डिनोटेड बाय आर। और ये ध्यान रखना है पूरे के पूरे चैप्टर में आपका जो जनरल पॉइंट है वो हमेशा स्मॉल r से ही मेंशन होगा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर r का मतलब है कि इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल या आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द लाइन और ऑन द प्लेन। उसको आपको r से मेंशन करना है, जैसे जनरल कोऑर्डिनेट को आप एक्स वाई जेड से करते हो। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन की आप इक्वेशन लो, क्या एक्स वाई बदलते थे? एक्स और वाई तो रहेंगे भाई, 2x प्लस 3y माइनस 1 0, x प्लस 2y माइनस 3 0। तो एक्स वाई सब में कांस्टेंट। तो वो इक्वेशन बता रहा होता है कि अगर एक्स वाई है तो ये लाइन कहां पर है? प्लेन में है। वेक्टर आर वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन दिखाएगा तो वेक्टर आर अगर एक लाइन की इक्वेशन दिखा रहा है तो वो बता रहा है ये लाइन कहां है? स्पेस में है। अगर स्पेस में है तो इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। समझ गए? तो आप वो वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे हो। इसकी डेरिवेशन कार्टेशियन से नहीं कर सकते, इसलिए वेक्टर और 3D को लिंक किया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत इजी हो पढ़ाई। अब समझ गए? अब आपको क्या करना है, जो ये लाइन एल है इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, इधर ए टू बी और बी टू ए, ठीक है। तो हम मोस्टली ए टू बी ही लेते हैं, तो मैंने ए टू बी ले लिया। तो अब आ गया अपने पास ओ से ए से बी और ओ से बी। बिल्कुल ठीक है, ट्राइंगल लॉ। डायरेक्शन चेक कर ली सबने? ओ से ये डायरेक्शन निकलेगी और तीसरी डायरेक्शन एक कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ये आर वाली मोस्टली कंटिन्यू मत करो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ये तरीका अच्छा रहता है, ठीक है जी। अब करते हैं हम इक्वेशन। इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ये अपने पास आगे बच्चों देखो ध्यान से, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ओके, दिस इंप्लाइज, अब अगर मैं वेक्टर ओ ए की बात करूं, वेक्टर ओ ए, तो इसको मैं पहले थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, वैसे तो शॉर्ट में भी लिख सकता था बट समझ लो पहले। अब मुझे वेक्टर ओ ए की जरूरत है। वेक्टर ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट रूल ये बन गया x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। इसी तरीके से बेटा वेक्टर ओबी, वेक्टर ओबी इज x i कैप, y j कैप और z k कैप। ओके, और नेक्स्ट अब आते हैं हम वेक्टर ए बी पर। अगर वेक्टर ए बी की बात करूं तो बन गया x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। अब ये सारी बातें आप रखो ध्यान से कि भाई ये वैल्यूज हैं इनकी कंपोनेंट फॉर्म में। अभी वेक्टर निकालने के लिए इनकी जरूरत नहीं है, जब कार्टेशियन निकालेंगे तब उसमें आएंगे। अब आप ध्यान दो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी, ठीक है, बिकॉज वेक्टर ए बी is parallel to vector B, therefore vector AB is lambda times vector B. Vector AB is lambda times vector B. याद आया? Vector AB is lambda times vector B. Therefore from first, या अब सीधे हम from first इक्वेशन ले लेते हैं। वेक्टर OA को आप लिख सकते हो वेक्टर A प्लस वेक्टर ए बी को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी।
और वेक्टर OB को आप लिख सकते हैं वेक्टर R। दिस इंप्लाइज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस lambda times vector B. This is the vector equation of a line passes through a point and parallel to a given line or vector. ठीक है, where lambda is a non-zero real number. जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने वेक्टर इक्वेशन निकाली। अब आपसे, अब इस इक्वेशन को देख करके आप पता लगा सकते हो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ए किसको प्रेजेंट करता है, पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन को प्रेजेंट करता है, और B किसे प्रेजेंट करता है, B प्रेजेंट करता है कि ये जो वेक्टर AB है या लाइन L है वो किस वेक्टर के पैरेलल है। समझ गए। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, याद है। डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर और पैरेलल इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहां पे क्या हुआ कि जो इसके डायरेक्शन थी वो डायरेक्ट आपने यूज कर ली, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी में ना फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल भी हो सकते हैं। तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर B हो गया। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन L, तो डायरेक्शन कहां होगी, जो लैम्डा के साथ होगी, यानी वेक्टर B इज द डायरेक्शन। पूछा जाए व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कहां होगी, जो वेक्टर B है यही डायरेक्शन भी रखता है, डायरेक्शन रेशियो भी, और यही डायरेक्शन कोसाइन भी रखता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हुआ तो हम क्या निकालेंगे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, यानी लाइन की डायरेक्शन इसी में है। क्लियर है, पासिंग पॉइंट का बस ये काम है। तो व्हाट इज द इक्वेशन, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ठीक है, 15 सेकंड दूंगा, ध्यान से तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व करो, और उसके बाद कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं लेफ्ट साइड हटाऊंगा और तुम लोगों को कार्टेशियन की डेरिवेशन बताऊंगा। फटाफट देखो, याद सिर्फ ये बॉक्स रखना है तुमको। ये मैंने इसलिए डेरिवेशन ये कर रहा हूं जो कि तुम लोगों को ये ना लिखना पड़े व्हाट इज वेक्टर ए व्हाट इज वेक्टर बी, रटना ना पड़े, पता रहे कि बनी कैसे इक्वेशन। ठीक है देखो फटाफट, जो लैम्डा बेटा हमने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या रिलेशनशिप होता है उनके अंदर, वन इज लैम्डा टाइम्स द अदर, पढ़ा था ना। तो वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, याद है, जब कहते प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, तो इफ वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी देन ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से वेक्टर रिवाइज हो जाएगा इसमें, क्योंकि मैं इस तरह से सिर्फ फॉर्मूले रख रख के नहीं करूंगा, पूरा वेक्टर इसमें रिपीट करूंगा, और तुम लोगों को प्रॉपर्टी सब याद हो जानी चाहिए। वैसे 2 मिनट बच्चों, अभी 2 सेकंड तुम लोग रुकना, क्योंकि एक नेट अनस्टेबल है तो मैं दूसरे पे शिफ्ट हो रहा हूं। अभी तुम लोग मुझे स्टेटस बताओ, ठीक दिख रहा है सब? कोई भी एक कंफर्म करो, जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो कंफर्म करो। बोर्ड क्लियर है? 2 मिनट रुकिए बेटा, कनेक्शन स्टेब्लिश होने दीजिए, फिर बताना। अभी अब ठीक है प्रथम? तो अब कंटिन्यू करें, सभी को ठीक होगा मुझे लगता है।
कंटिन्यू करते हैं। पूछो बच्चों, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं, इरेज करूं? अब वेक्टर से तो पूरी डेरिवेशन आती है और फिर वेक्टर की हेल्प से हम कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे। वेक्टर निकलने के बाद ये मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम 2। अपने पास इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, ठीक है। नाउ दिस वेक्टर a इज रिप्रेजेंटेड एज, अच्छा वेक्टर a की वैल्यू तो अपने पास आ ही चुकी है सारी, मैं पहले ही लिख चुका हूं सारी कंडीशन। तो वेक्टर r को आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर a इज x1 आई कैप y1 j कैप, ठीक है। वेक्टर a का मतलब हो गया OA, x1 आई कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, और वेक्टर b अपने पास है a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। क्लियर? दिस इंप्लाइज, अब मैं वेक्टर a वाली क्वांटिटी यानी x1 y1 z1 को ला रहा हूं लेफ्ट साइड पर, तो ये बन गया x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू a लैम्डा आई कैप b लैम्डा j कैप और c लैम्डा k कैप, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर दो वेक्टर के बीच में इक्वल टू साइन लगा है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं x माइनस x1 इज इक्वल टू a लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू b लैम्डा और z माइनस z1 इज इक्वल टू c लैम्डा। अच्छा, थोड़ा स्लो हो जाते हैं क्योंकि एक नेट अभी जो है बंद हो गया है, इसलिए हम शिफ्ट हो गए हैं इस पे। हाँ थोड़ा स्लो है, उससे ये स्लो है बेटा, क्योंकि जो नेट वाले होते हैं इनका एक डाउन टाइम होता है ना। अब कोई इनका डाउन टाइम वो नहीं होता, 15-20 मिनट आधे घंटे, पूरे दिन में कभी भी एक बार कर देते हैं, कभी सुबह कभी शाम, इसलिए मैंने 2 कर दिए भाई, पता नहीं कब किसका डाउन टाइम हो जाए। अभी बताओ यश, ठीक है? कंफर्म करो बेटा, ओके ठीक है। तो अब अपने पास बन गया दिस इंप्लाइज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तीनों किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। देयरफॉर all these are equal, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. This is the Cartesian equation of a line, ठीक है। अब जो ये ABC हैं ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। आ गए ABC,
और यहाँ जो b के स्केलर कंपोनेंट है वही है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। अब पूछा जाए व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान देना बच्चों, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं एबीसी, कार्टेशियन में पूछ रहा है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या कहेंगे L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद जो मर्जी ये पूछे यही इसके डायरेक्शन रेशियो हैं, इसी से कोसाइन निकाल सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, अब एनसीईआरटी में जो आंसर दिए गए हैं वो डबल आंसर नहीं होंगे प्लस माइनस वाले। अगर आपसे कहा जाएगा वेक्टर फॉर्म में दिया गया व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो, तो यही ए बी सी जो भी रहेगा एक्स वाई जेड के साथ उसको लिख देगा, आपको भी यही लिख देना है, कोई नंबर नहीं कटते, जबकि दोनों हो सकते हैं बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, तो आपने क्या करना है वेक्टर बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, यानी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो वही उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, इजिली सब कुछ आंसर कर सकते हो जो जो इसमें पूछा जाए। अब आपको सीधे पॉइंट दे दिया गया और कह रहा व्हाट आर द कार्टेशियन इक्वेशन, बस सीधे ये रहा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं और क्लियर होगी बात। ठीक है, अगर पूछेगा तो बेटा बी कैप आपको तब निकालना है जब क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, नहीं तो नहीं। ये सभी सर एक बार कार्टेशियन इक्वेशन में डायरेक्शन कोसाइन बता दो कैसे निकलेगा। कार्टेशियन में डायरेक्शन कोसाइन बच्चे अभी, हाँ, अब जैसे कार्टेशियन इक्वेशन उसने ये फॉर्म करके दे दी और कह रहा व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, तो आपने देखा ए बी सी, अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो हमें पता है तो क्या हम उसके कोसाइन नहीं निकाल सकते? नेट इशू, एक मिनट मंजू बेटा, मुझे थोड़ा टाइम दो तुम लोग, इसके बाद बताना। मंजू अभी बताओ। अब नहीं होना चाहिए वैसे, फिर से हम आ गए हैं थोड़ा अच्छे वाले नेट पे, वो हो गया सही, वो शायद जो कुछ उसकी समस्या थी सॉल्व कर ली उसने। देखो ठीक है, अब इंडिया को जबरदस्त फाइबर नेटवर्क डालने चाहिए तगड़े, हम लोग बिल्कुल जैसे लगे लाइव है, तब तो फायदा भी है, पैसे ले ले थोड़े बहुत, क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक है चलें, देखो काम तो चलेगा। x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी ए बी सी, ये क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो। कह रहा आपको एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं जिसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी। पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा था अभी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इफ डायरेक्शन रेशियो इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला था L इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद है, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, लगा सकते हो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी आंसर मैच करना है, बार बार कंफ्यूजन ना हो, तो आप एक भी यूज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, जो भी आपका ए है प्लस या माइनस उसको रखा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल रूट, निकाल के सॉल्व कर दिया। और बाई चांस आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, भाई ये मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इस कार्टेशियन से सीधे वेक्टर इक्वेशन लिख लेनी है। लिख लिया, जब वेक्टर इक्वेशन लिख ली तो आपको ये वेक्टर भी पता ही है, ये रहा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, या वैसे ही आपको पता है ये ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप होता है वेक्टर बी, जिसकी डायरेक्शन में लाइन होती है, यानी यही लाइन की डायरेक्शन है। तो कह रहा इसके कोसाइन बता दो, तो फाइंड बी कैप ओनली,
ठीक है, वेक्टर बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। यही तो मैं चाहता हूं लिंक करके तुम लोग पढ़ो। इससे ये नहीं याद आ रहा, इसको इससे ये बना लेंगे, फिर कोई चीज निकालनी होगी निकाल लेंगे। ठीक है ना, डन। और कोई इसमें रह गई हो बात अमित कुमार, और या किसी को कोई दिक्कत हो पूछा करो। पूछोगे तो सोचोगे, और सोचोगे तो दिमाग बढ़ेगा, नहीं पूछोगे नहीं सोचोगे। ठीक, तो इरेज कर दूं। ठीक है, मैंने ये बोला बेटा जब कोई चीज हमने पढ़नी है, सपोज ये कार्टेशियन है और ये वेक्टर है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए कि भाई जैसे आपके पास ये कार्टेशियन, इससे अगर वेक्टर बनानी पड़े तो क्या करना होगा। हमें ये पता है ये एक्स वाई जेड तो वेक्टर आर होते हैं, x1 y1 z1 अपने पास क्या होता है, वेक्टर ए होता है, ए बी सी ये वेक्टर बी है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ठीक है ना, समझ गए, एक्स एक्स आई कैप, इसीलिए मैंने ये सारा लिखा है। वेक्टर आर अपने पास क्या था, वेक्टर ओ बी। एक काम करता हूं मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट में ऐसे भी लिख देता हूँ, ये क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ओ बी क्या है बच्चों, वेक्टर आर है, और वेक्टर ए बी का कोई सिंबल नहीं है, वो बी माइनस ए, सॉरी वेक्टर ए बी का तो सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, ए और आर की जरूरत है। तो ये रहा आपका वेक्टर ए, यानी x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, और ये रहा आपका वेक्टर बी, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो ये मैंने कहा किस तरीके से हमें लिंक बनाना है। ठीक है ना, समझ गए, पूछा करो सारे। इरेज कर रहा हूं बच्चों। खूब पढ़ा करो ध्यान से। अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन सस्ती है, ट्यूशन की सब्सक्रिप्शन उससे महंगी है, सबसे महंगी तो नहीं है बट उससे महंगी है। ठीक है ना, तो इसलिए पूछा करो। लेकिन अगर उस सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। इस सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दोगे तो बड़े बड़े अमेजॉन प्राइम बना डालोगे। समझ गए, ये फर्क है। इसलिए वो सस्ता है, दुनिया बर्बाद करने के लिए बना है। बढ़ते हैं आगे। अब जो कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन और भी एक फॉर्म में लिखी जा सकती है बेटे। कार्टेशियन इक्वेशन in the form of यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैंने ऐसे ही हेडिंग डाल दी है समझने के लिए। अब मान लो इक्वेशन में नहीं, मेरे पास अमेजॉन प्राइम नहीं है, मैं तो बता रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा भाई, गरीब आदमी, मैं कहां से खरीद लूंगा सारे प्राइम। कार्टेशियन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म का मतलब है कि जैसे आपको जो वेक्टर बी है कैसे पहचानेंगे कि यूनिट वेक्टर है। ध्यान से देखो, आपके पास एक वेक्टर इक्वेशन आई, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, आ गई। ठीक है, जब आप बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, इफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज 1, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, ये जो वेक्टर बी है ये यूनिट वेक्टर है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट या मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने वाली बात है कि क्या वेक्टर बी और बी कैप में कोई फर्क है। तो यहाँ लाइन की इक्वेशन में इसमें कोई फर्क नहीं है। बी कैप हो तब भी ट्रीटमेंट सेम होगी, यानी यूनिट वेक्टर हो तब भी आपको यही लिखना है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी आपको वेक्टर दे रखा है, क्योंकि डायरेक्शन तो यूनिट वेक्टर में भी होती है, और उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑल वेक्टर रिलेटेड विद यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो बस वो मैं एक्सप्रेशन समझाना चाहता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में वो लिखी गई है, बाकी है उसी से रिलेटेड।
अब अगर ये वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब जो वेक्टर बी कैप है क्या वो ये नहीं दिया होगा एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। तो इस केस में अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। इस पे तुम लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये वही काम है, जो भी आपके b के स्केलर कंपोनेंट होंगे वही डिनोमिनेटर होंगे, ठीक है, और वही जो है लैम्डा के साथ होंगे। पूरा वेक्टर b हो या b कैप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस वो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कि कहीं ये दिमाग में ना आए कि सर यूनिट वेक्टर आ गया अब क्या करें, ठीक है। अब मान लो हम वर्किंग भी बढ़ा दें, वो कहता है कि ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। उसने सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट लेने के लिए पूछा, आपने क्या किया, हाँ जी सर ने रटवाया था a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे निकाला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो 1 हो गया। अब हमने तो कभी देखा ही नहीं 1 होता था, ये क्या गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट देख लिया भाई 1 आ रहा है, हाँ जी कोसाइन पूछ रहे हो, यही तो कोसाइन है, इसके नीचे जो 2 3 4 है, ये ध्यान रखना है इसलिए पढ़ा है, ठीक है ना, बाकी कुछ ये चेंज नहीं है इसमें, करेक्ट। अब आओ बच्चों पेज नंबर 469 एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि find the vector and Cartesian equation of a line through the point, find the vector and Cartesian equation of a line through the point 5। अब देखिए बच्चों ये तो पासिंग पॉइंट हो गया 5 2 -4, यानी वेक्टर की फॉर्म में ये क्या है, क्या ये वेक्टर ए नहीं है। उसके बाद एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, किस वेक्टर के, 3i कैप प्लस 2j कैप और -8k कैप। अब मेरे ख्याल से सभी को ये पता चल गया होगा कि इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, दो ही तो फॉर्म है वैसे तो, बट हमें ये पहचानना है कि क्या रिप्रेजेंटेशन है इसकी। कह रहा है अ लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर है पासिंग पॉइंट, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर और पैरेलल टू दिस लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो भी वर्ड वो यूज करना चाहे, बस पैरेलल पता होना चाहिए किसके पैरेलल है, ये है आपके पास। यानी आपको वेक्टर ए मिल गया जो कि है अपने पास 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज वेक्टर ए, और पोजीशन वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म क्या हुआ, xi कैप yj कैप zk कैप, और वेक्टर बी 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। अब हमसे इसने पहला पूछा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। दिस इंप्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू 5i कैप 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप। दिस इज द जनरल फॉर्म, और अब इसमें कुछ नहीं करना, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, है ना आसान, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू x माइनस x1, पासिंग पॉइंट बेटा, वो यहां से भी देख सकते हैं, x माइनस x1 5 अपॉन a यानी 3, y माइनस y1 2 अपॉन b 2, z माइनस z1 यानी 4 अपॉन c -8। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, यही छोड़ देना। अगर डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से सारे कट रहे हो तो सिंप्लीफाई करो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। अब पूछा जाए व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इज 3 2
-8 या यहाँ से 3 2 -8। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो कितना आ जाएगा 3/9 और 4 कितना हुआ 13 13 और 64 77। तो आ गया अपने पास, अब प्लस माइनस मत लिखना, 3/√77 2/√77 -8/√77 आर दी डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, 10 सेकंड बच्चों, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम अगले पर चलेंगे। फटाफट देख लो, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है इंटरनेट में? ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा बेटा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through a given point 5 2 -4 and parallel to given vector। ओके, पासिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वेक्टर ए दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या बन गया, इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिख दो, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज, दिस पॉइंट इज 5i कैप 2j कैप -4k कैप। और जिसकी डायरेक्शन या जिसके पैरेलल है वो क्या होता है, वेक्टर बी होता है, वो भी लिख दिया गया। अब हमें सिंपल वेक्टर की इक्वेशन बनानी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आपने ए की वैल्यू रख देनी है, लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू रख देनी है, यही छोड़ दिया। कह रहा कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, x1 y1 z1 क्या है, जो पोजीशन पॉइंट है, और ABC क्या है बेटे, जो वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो, यही तो ABC होते हैं। तो कितना आ गया, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, अब मैंने कहा कि सपोज आपसे पूछता है कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जो ये वेक्टर बी के डीआर है ना, यही तो उसी के डीआर है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो आ गया आपका 3 2 -8, करेक्ट, ये इसके डीआर हो गए। अब पूछा जा रहा है व्हाट आर द कोसाइन, तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। अगर जो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी वेक्टर बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। तो बी मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो √77 आएगा, तो क्या बना बी कैप 3/√77 आई कैप 2/√77 जे कैप -8/√77 k कैप। तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, 3/√77 2/√77 -8/√77। क्लियर? हाँ जी, यश, डन। और किसी को कोई दिक्कत? तो इरेज करूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। हटा रहा हूं बच्चों। तो ये तो था पहला पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करने चल रहे हैं कि लाइन की दूसरी सिचुएशन क्या है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes थ्रू टू गिवन पॉइंट। अगर दो पासिंग पॉइंट गिवन हो, अब देखो डायरेक्शन नहीं गिवन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through two points। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दो पॉइंट से पास करती हो।
एक्स वाई जेड, ये अपना स्पेस हो गया, ये लाइन हो गई, एक पासिंग पॉइंट इसका ये हो गया ए विद कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये हो गया बेटे अपने पास पॉइंट बी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और z2। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन इज वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ले ली ए टू बी। अब जो आर्बिट्ररी पॉइंट है वैसे मैं मिडल में ले रहा हूं, आप कहीं पर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि यहीं लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अपने पास आ गया, ये आपका आर्बिट्ररी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैं आर नाम दे देता हूं, एक्स वाई और जेड, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल आर, इसका सिंबल हो गया मतलब पोजीशन वेक्टर का। देख ली फिगर सबने, अ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2, और आर्बिट्ररी पॉइंट x y z ही लेना है हर केस में, और उसको डिनोट करना है हमेशा वेक्टर r से, और जो ये पासिंग पॉइंट होते हैं इनको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। तो दो पासिंग पॉइंट हो गए। अब हमें इस वेक्टर को, इसकी इक्वेशन निकालनी कि इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, तो हम पहला काम कर रहे हैं वेक्टर इक्वेशन पर, ठीक है। अगर पहली वाली इक्वेशन समझ गए और जितनी डेरिवेशन समझते जाएंगे उतना आगे बहुत आसान होता जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम है कि आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करो ए और आर में, तो आ जाओ इन वेक्टर इन ट्राइंगल ओ ए आर, किसमें आ गए हम, इन ट्राइंगल ओ ए आर, इन ट्राइंगल ओ ए आर। ओ ए आर की बात करें तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए आर is equal to vector OR according to triangle law of addition. This implies vector OA is denoted by vector A. Vector AR के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और vector OR is denoted by vector R, ठीक है। This implies vector AR is equal to vector R minus vector A। ये रिजल्ट आप रख लो, ठीक है। यहां तक फिगर समझ गए और एक रिजल्ट आप समझ गए कि हमने निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। चेक करना बच्चों, ठीक चल रहा है? कोई भी एक कंफर्म करो जिसको सब कुछ सही आ रहा है। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं बच्चे, फिर बताना। ओके, एक मिनट बच्चों, स्क्रीन थोड़ा अब ज्यादा ठीक है ना? ठीक है ना अब? ओके, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गई। अब यहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई वेक्टर ए बी और अपने वेक्टर ए आर में क्या रिलेशनशिप है। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए आर में क्या रिलेशनशिप है, तो पहले मैं वेक्टर ए बी निकाल लेता हूं। व्हाट इज वेक्टर ए बी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डायरेक्टली लगा लेते हैं। तो क्या होगा,
वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी एज इट इज वेक्टर ओ बी इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ये तो याद ही है, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं, जब दोनों एंड पता है तो सीधे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। यहां पर भी वैसे ऐसा कर सकते थे, वेक्टर ए आर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कर सकते हैं ऐसा, बट ट्राइंगल लॉ लगा दिए, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए आर? तो देखो, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए आर ऑन द सेम सपोर्ट। अगर दो वेक्टर का सपोर्ट सेम होता है तो वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स अदर, यानी वेक्टर ए बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए आर हो सकता है, और वेक्टर ए आर इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी हो सकता है, कोई भी लिख सकते हो सिंबल। लेकिन क्योंकि हमें सारा रिड्यूस करना है गिवन में, इसलिए आपको ए आर को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो बिकॉज वेक्टर ए आर is lambda times vector AB. Therefore, from expression 1, ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि वेक्टर ए आर को आप लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। क्लियर? दिस इंप्लाइज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए lambda times vector AB is vector B minus A. This implies vector R is equal to vector A plus lambda times vector B minus A. This is the vector equation of a line passes through two given point. ठीक है, और समझते जाओ, अभी चर्चा करेंगे इस पे। अब आते हैं बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन पर। कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो सबकी कंपोनेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो मैं वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म लिख रहा हूं। वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म हो गई x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म हो गई x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म हो गई x i कैप, y j कैप और z k कैप। ठीक है, डन। अब रिप्लेस करते हैं हम अपनी एक्सप्रेशन में, अभी हाँ पॉसिबल है। तो वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन, बिकॉज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। ठीक है, देयरफॉर वेक्टर आर अपने पास हो गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। एक मिनट बच्चों, इज इक्वल टू वेक्टर ए इज x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, नहीं हटाओ इसे, बढ़िया नहीं लग रहा, परेशान कर रहा है। यहां आते हैं, वेक्टर आर हो गया बेटे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। वेक्टर ए इज x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1, क्या हो रहा है आज, अंदाजा ही नहीं मिल रहा कहाँ लिखे। x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ये हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स, ध्यान रखना ये कंटिन्यू चल रहा है। जब बेटे b माइनस ए करेंगे, ध्यान देना, b माइनस ए, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो ये बन गया अपने पास x2 माइनस x1
आई कैप x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है ना? रिड्यूस करते हैं। अब जो ये a है इसको शिफ्ट कर लिया आपने लेफ्ट साइड पर। अब थोड़ा शॉर्टकट लिख सकता हूं क्योंकि पिछले वाले में हम कर चुके हैं। x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, क्लियर? अब लैम्डा से सारे ब्रैकेट आप खोल देंगे और आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे। तो अपने पास आ गया x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा z2 माइनस z1। बताइए बच्चों, ठीक है ना? कंपेयर हो गया। अब ये सभी नीचे आ जाएंगे और सब लैम्डा के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एक्सप्रेशन क्या बन गई? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ध्यान देना कि क्या ये उसी इक्वेशन से नहीं रिलेट कर रही है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और नीचे ध्यान दो x2 माइनस x1 क्या होता है? अगर लाइन के दो पासिंग पॉइंट गिवन है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। देखो a b c। तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो ये रहे नीचे है। डायरेक्शन को साइन वही वेक्टर b, यानी अगर वेक्टर b बताना हो कि व्हाट इज अ वेक्टर b, तो वेक्टर b है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। अगर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इक्वेशन को हम मिलाएं तो देखो पूरी डेरिवेशन दिख रही है आपको। ठीक है ना? नीचे ए बी सी आ गए, वही सेम है बट 2 पॉइंट फॉर्म से हमने निकाला। वहां जो डायरेक्शन थी वो वेक्टर बी में थी पहले वाले में, और यहाँ डायरेक्शन जो है ये दोनों पॉइंट की वजह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो 12 सेकंड देता हूं, ध्यान से सोचो कि क्या आप उन दोनों बातों को समझ गए, सारे सिंबल आपको क्लियर हो गए, या कुछ और पूछना चाहते हो? ठीक है, फिर आगे चलेंगे। बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से इसको समझना है, ठीक है? और हर एक टर्म्स को याद रखना, नहीं तो इसके क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। फिर सब कहते हैं सर दोबारा फॉर्मूले लिख दो, दोबारा फॉर्मूले लिख दो। फॉर्मूलों से कुछ नहीं होगा इसमें, चाहे जितनी बार लिख करके आप रट लो। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज समझ में तब आएगी जब ऐसे पॉइंट सब नोट होंगे कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे यूज किया जाता है। फिर वेक्टर से उसको लिंक करना होगा, ठीक है? तो याद हो जाएगा सारा और प्रोसेस आ जाएगा। ठीक, चलिए पूछिए। कोई डाउट नहीं किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सोचो आराम से। आज तो लगता है ज्यादातर लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं। सर वीडियो ब्लर आ रही है। अच्छा 2 मिनट रुक जाता हूँ बच्चे। अच्छा मार्केट वगैरह में ज्यादा कोई मत जाना, क्योंकि मैं न्यूज में देख रहा हूँ बहुत भीड़ भाड़ है।
ठीक है ना, ध्यान रखना सभी, मतलब मार्केट वगैरह से दूर रहना। ठीक हो गया सर। हो गया अब, ठीक है। यस सर। सर दोबारा हो गया। रुक जा 2 मिनट, अभी ठीक हो जाएगा। तो ये नेट की समस्या है, क्या करा जाए, कभी मेरा गड़बड़ हो जाए, कभी तुम लोगों का गड़बड़ हो जाएगा। यही तो है ना, एक एक चीज भी स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे कि जिसके सहारे हो हम गया चल सर। सकें। हो गया, यस सर। इरेज करूं? और बहुत बड़ी बड़ी मार्केट में मत जाना कोई भी, जैसे सदर हो गई, चांदनी चौक हो गई, ठीक, कि चलते हैं यार चांदनी चौक में बढ़िया माल मिलता है, पटाखे बढ़िया मिलते हैं सदर में। इन सब जगह कोई मत जाना, नहीं जाओगे पटाखे लेने, कोरोना ले आओगे घर पर, इतनी भीड़ है वहां पर। ये राय नहीं है, मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कोई नहीं जाएगा। सर सर हाँ जी, सैटरडे को क्लास होगी वैसे? सैटरडे तो दिवाली है ना, सैटरडे छुट्टी, ओके सर, थैंक यू। सैटरडे मौज करो। ऑनलाइन दिवाली मनाना चाहते हो तो रख देता हूँ, है ना। पहले तो हम लोग नहीं मना पाते थे, अब तो मना सकते हैं। नहीं सर, हम मना लेंगे। मना लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 470, ठीक है। और सब अपना बहुत खास ध्यान रखो, और घर वालों का भी ध्यान रखो, उन्हें भी रोको कहीं जाने से, अब तुम लोग बहुत समझदार हो। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट। सीधा बोल दिया कि भाई 2 पासिंग पॉइंट है, -1, 0, 2, और दूसरा पासिंग पॉइंट है 3, 4 और 6। क्या कह रहे बेटे, वेक्टर इक्वेशन बता दो और कार्टेशियन इक्वेशन बता दो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसको वेक्टर ए लेना है, किसको वेक्टर बी लेना है, ठीक है ना, कोई भी आप ले सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक। तो वेक्टर ए मैं फर्स्ट को ले लेता हूं, ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। वेक्टर ए हो गया -i, 0 j, और 2 k। वेक्टर बी हो गया 3i, 4 j, और 6 k, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस a, ठीक है। और इसमें कोई समस्या नहीं है, a माइनस बी भी लिख सकते हो, बट एक ही तरीके से याद कर लो तो ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है कि मैं a माइनस बी कर दूं सर, या b माइनस a कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप, ठीक है। बट पैटर्न एक रहेगा तो ठीक रहेगा। वेक्टर r इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a हो गया बेटा अपने पास -i, 0 j, प्लस 2 k, प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस ए, 3 + 1 कितना हुआ 4i, 4 - 0 4 j, 6 - 2 प्लस 4 k, ठीक है ना। अब आप चाहो तो ये 4 कॉमन लेकर के रख सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। अभी ये जनरल फॉर्म है तो हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब इसने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है शायद, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन। कार्टेशियन नहीं पूछी, हम निकाल लेते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन इज इक्वल टू x - x1, इसी को a को ही मान लेते हैं, यानी x + 1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये भी कर सकते हो। और दूसरी बात, ये रही आपकी वेक्टर इक्वेशन, सीधे यहीं से कार्टेशियन लिख दो। देखो x - x1, y - y1 यानी 0 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ये देखो वही काम यहाँ हो रहा है, 4 4 और 4, या ऐसे देखो 6 - 2 4, 4 - 0 4, 3 + 1 4,
ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चाहो तो सारे 4 कट भी कर सकते हो इस केस में, x + 1/1 y/1 z - 2/1 कर सकते हैं ऐसा। अगर किसी एक नंबर से कट रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस वन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब ये सब कन्वर्जन आनी चाहिए। क्या कह रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन यानी x + 3/2 y - 5/4 और z + 6/2 कह रहा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन, इसकी वेक्टर इक्वेशन बता दो। तो वेक्टर इक्वेशन निकालना बिल्कुल सिंपल है, हम कुछ ज्यादा सोचेंगे नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। एक नंबर का है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। x - x1 होता है, y - y1 होता है, z - z1 होता है। ये रहा आपका x1 y1 z1 यानी वेक्टर a। ये रहा आपका a b और c, करेक्ट। तो व्हाट इज द इक्वेशन, वेक्टर r इज इक्वल टू -3i कैप + 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप 4j कैप + 2k कैप। बताओ बच्चों, ठीक है दोनों एग्जांपल। अब वेक्टर दे दे कार्टेशियन, अब वो बना के मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब अगला टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी तुरंत हम पता चल जाएगी बात। एंगल बिटवीन टू लाइंस, सबसे पहली बात ये है कि जो एंगल निकालोगे वो हमेशा एक्यूट एंगल आप निकाल पाएंगे, और एक्यूट एंगल ही आपको निकालना है। चल सब मैं तेरी बात मान लेता हूं, पहले एक एक कंप्लीट कर दूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तुम लोग भी दिवाली की तैयारियां कर लो बिना पटाखे जलाए। एंगल बिटवीन टू लाइंस में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम एंगल हमेशा निकाल सकते हैं एक्यूट एंगल। अच्छा, एक चीज बनाऊंगा, उसमें सबको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, जिसे मैं दूर करता हूं। देखिए, दो लाइनें अगर ओरिजिन से पास करती हैं, एक ये हो गई, एक और ये हो गई, ठीक है। ये हो गई लाइन L1, ये हो गई लाइन L2। इनके बीच में जो एक्यूट एंगल बनेगा बेटा, उसे हमें फाइंड आउट करना। अब सबको एक चीज दिख रही होगी, थर्सडे प्रथम कोई छुट्टी नहीं, थर्सडे क्या करना छुट्टी करके, सैटरडे करना आराम से। बाकी देखते हैं, मैं तो ऐसे छुट्टी कर देता हूँ, है ना, जानता तो है जब मर्जी तब छुट्टी हो ही जाती है, तो इसलिए जब जब चल जाए तो ठीक है। L1 और L2, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्यूट एंगल हमें निकालना है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, ठीक है, वो ये आ रहा है क्यों तुम्हें दिए हुए पेंट करने हैं, दिवाली की तैयारी करनी है क्या, दिवाली की तैयारी करेगा ये बता। दिए हुए पेंट करने हो, रंगोली वंगोली बनानी हो तो अलग बात है, सब तेरी छुट्टी करूं, ये बन गया, ठीक है। अब बढ़ रहा हूं आगे। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या हमेशा लाइन ओरिजिन से ही पास होनी चाहिए। मान लो कोई और दो लाइनें कहीं भी स्पेस में इंटरसेक्ट करती हो, कोई जरूरी थोड़ी ओरिजिन पर ही हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो ये दो लाइंस है, रुको अभी समझाता हूं इस बात को। ठीक है, ये समझते हैं कि मान लो ये दो लाइंस है,
ये तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दिख रहा होगा सबको, ये देखो। तो इनके बीच में हमें एक्यूट एंगल निकालना, ध्यान दो, एक ऑब्ट्यूस है ये वाला और ये वाला एक्यूट है, दिख रहा है? ये रहा स्पेस में दो लाइनें हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, विजिबल है सबको? ठीक है, तो अब ये जो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो ओरिजिन पे नहीं है, तो कैसे इनके बीच में एंगल निकले भाई? तो क्या करना होता है, इमेजिनरी हमें इन दोनों लाइन के पैरेलल लाइन ओरिजिन पे बनानी होती है। ठीक है, तो जब ओरिजिन पे बन जाती है, ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए कि बनाया और ये आ गया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है, दो लाइन के बीच में एंगल बनाना है, अभी हम एक फॉर्मूला कर लेंगे और आपको वही अप्लाई करना है। ठीक है ना, कैसे स्पेस में इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइनें, देख लिया? इस तरीके से एंगल आपको बनाना है, इनके बीच में आपको एंगल चाहिए। ठीक है, अब इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो सबसे पहले लाइन की वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन पता होनी चाहिए, और अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो मेरी राय यह है कि तुम लोगों को इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, तो बहुत आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। कार्टेशियन भी समझा दूंगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसे ही बना है कार्टेशियन। तो लाइन L1 कितना हो गया, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1। अब A को A1 कर दिया और B को B1 कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। इसी तरह से लाइन L2 की इक्वेशन की बात करें तो वेक्टर R दोनों में सेम रहेगा, वेक्टर A2, सॉरी बेटा ये वेक्टर A2 आएगा, वेक्टर A2, लेकिन अब आपको लैम्डा नहीं डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करना है, म्यू, जो कि दोनों डिफरेंट लगे। इक्वल हो सकते हैं लैम्डा एंड म्यू, लेकिन जनरल प्रेजेंटेशन में ये अलग अलग होने चाहिए। तीन हो जाए तो तीन को, तीसरे को अलग लिखना होगा, लैम्डा म्यू अल्फा जो भी लिखो। ठीक है, तो ज्यादातर लैम्डा म्यू का दो ही का इस्तेमाल होता है एनसीईआरटी या अदर सीबीएसई रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसलिए इन दो सिंबल को मैंने यूज किया। के टाइम्स भी लिख सकते हैं, वेक्टर A1 प्लस के टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, वेक्टर A1 प्लस टी टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, वो आता रहेगा। तो जहां पर ये दिख जाएगा ना अदर सिंबल, जहां वेक्टर ना हो, तो समझ जाना ये डायरेक्शन कंटेन करने वाली पोजीशन है ये। ठीक है ना, तो वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1, वेक्टर A2 प्लस लैम्डा B2। अब दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बनता है, वही इन दोनों लाइन के बीच में एंगल होता है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, याद है? बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर A मैग्नीट्यूड वेक्टर B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लेकिन वहां एक्यूट ऑब्ट्यूस से मतलब नहीं होता, वहां तो 0 से 180 होता है, बट यहाँ पे हम वही मॉड इस्तेमाल कर लेंगे। तो व्हाट इज द एंगल, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन वेक्टर B1 मैग्नीट्यूड और वेक्टर B2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। अब बताओ क्या मुश्किल फॉर्मूला है ये? कितनों को फॉर्मूला वेक्टर की टर्म में समझ में आ गया, हैंड रेज करो। वेरी गुड। वेक्टर के सेंस में, हर बात में वेक्टर के सेंस में तुम लोगों को याद कराने की कोशिश करूंगा। ए में बेटा डायरेक्शन नहीं होती, ए तो पासिंग पॉइंट होता है ना, डायरेक्शन वेक्टर बी में है, तो डायरेक्शन में ही एंगल बनता है। अगर दो लाइन की डायरेक्शन पता हो तभी तो एंगल बनेगा। तो अब दो वेक्टर के देखो, लाइन L1 के अलोंग एक वेक्टर B1 है और लाइन L2 के अलोंग दूसरा वेक्टर B2 है, तो जो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा वही लाइन पे होगा। आप समझ गए? तो वेक्टर B1 डॉट B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड इंटू B2 मैग्नीट्यूड। ओके, सभी को क्लियर बात या नहीं? ठीक है, तो इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आज दिवाली की छुट्टी नहीं दे पाऊंगा समय, रुक जा अभी इसको कंप्लीट कर दूं टॉपिक को। अब छुट्टी तुम लोगों को दिवाली की 5 मिनट पहले दूंगा, थर्सडे, तब इंजॉय करेंगे सारे।
तो इरेज करूं? अब हमें समझना होगा कि भाई कार्टेशियन फॉर्मूला कैसे बने, ठीक है, जो कि कार्टेशियन से कार्टेशियन में निकालना आ जाए, वेक्टर से वेक्टर में निकालना आ जाए। बट ये हमेशा नोट रखो कि पेपर में कभी ऐसा नहीं कहेगा कि बाय यूजिंग कार्टेशियन फॉर्म फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, बाय यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, ऐसा बोला नहीं जाता, ना ही बोलेगा, ठीक है। बट एक आधा कोई आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना, अगर कार्टेशियन इक्वेशन भी हो तो उसे आप वेक्टर में बदल सकते हैं, करेक्ट। अब देखो वेक्टर b1 होगा a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, ऐसे ही रहा होगा। वेक्टर b होता है a i कैप, b j कैप, c k कैप। वेक्टर b2 फिर यहाँ पे वही बात नोट करने वाली है, इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है बच्चों। वेक्टर b2 a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, करेक्ट। अब क्या कह रहा है कि हमें चाहिए एंगल, व्हाट इज द कॉस थीटा। वेक्टर b1 डॉट b2, b1 डॉट b2, देखो a1 a2, b1 b2, c1 c2 अपॉन रूट b1 मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, b2 मैग्नीट्यूड a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, ना होल मॉड। अब देखो क्या कार्टेशियन फॉर्मूला जो एनसीईआरटी ने दिया उसे हमें याद करने की जरूरत है ना। उसने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, हमें क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से। और अब क्या कहता है, इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, तो लाइन L1 की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। लाइन L2 की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये है वेक्टर b1 a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। नीचे है वेक्टर b1 वेक्टर b2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक्यूट एंगल, वेक्टर b1 डॉट b2, b1 मैग्नीट्यूड, b2 मैग्नीट्यूड होल मॉड। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस फॉर्मूले की कि हम फॉर्मूले की तरह याद रखें, हमें तो पता है जो दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा वो वेक्टर जो लाइन की डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं वही एंगल लाइन के बीच में होगा, वो हमने निकाल दिया, सही है। अब पूछा जाए क्या लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो अगर b1 और b2 परपेंडिकुलर होंगे तो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो वेक्टर दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। अभी अगली क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। कह रहा क्या लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब ये b1 b2 पैरेलल होंगे। अगर b1 b2 पैरेलल तो लाइन पैरेलल, b1 b2 परपेंडिकुलर तो लाइन परपेंडिकुलर। और उसके बाद वेक्टर के सारे रूल, उसी को अब मैं रिड्यूस करके तुम लोगों को बताऊंगा लाइन के केस में अगली क्लास में, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई दिक्कत हो तो पूछो, अभी यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। और कोई डिस्कशन है तो बताइए, पूछो सभी। हाँ जी बच्चों बताइए। है बच्चों कोई डाउट, पूछो। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस पे कंडीशन के बजाय पहले मैं तुम लोगों को क्वेश्चन समझा दूं। कुछ एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले वो डिस्कस कर लें।
कंडीशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पेज नंबर 472 पर आ जाओ। 472 ये इरेज कर रहा हूं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। तो लाइन L1 की इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर R इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। लाइन L2 की इक्वेशन है, वेक्टर R इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये आपको वेक्टर D1, अब इनके बीच में एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये रहा बच्चों लैम्डा और म्यू के साथ वेक्टर B1 और वेक्टर B2। तो हमने ले लिया वेक्टर B1 इज इक्वल टू i कैप 2j कैप प्लस 2k। कई बार क्या होता है कि इसको मिक्स करके दे देते हैं। देखो ऐसे लिख देंगे 3 प्लस लैम्डा i कैप 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा k कैप। ऐसे दोनों इक्वेशन लिख देंगे और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। तो ऐसे केस में क्या करना है, सारे ब्रैकेट को ऑफ करना है, लैम्डा कोफिशिएंट वाले को सेपरेट लिखना है, म्यू कोफिशिएंट वाले को सेपरेट लिखना है, यानी लाइन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आ जाना है। जब स्टैंडर्ड में आ जाए तो B1 और B2 को फिल्टर कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। वेक्टर B2 की बात करूं तो ये आ गया बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। acute angle between these two vector is vector B1 dot vector B2 upon vector B1 magnitude into vector B2 magnitude whole mod। तो B1 dot B2 3 into 1 3 2 2s are 4 6 2s are 12। मैग्नीट्यूड की बात करें 3 4 12 मैग्नीट्यूड बेटा ये आ गया 4 4 8 और 1 9, लिख दो सीधे 3 और 9 36 4 40 49, ये हो गया 7 होल मॉड। तो ये आ गया अपने पास 12 16 19 19 अपॉन 49 होल मॉड, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 एक मिनट हाँ 21 सॉरी बेटा 21 19 बाई 21, ठीक है ना, इजी। इसी तरह से एग्जांपल 10 बोला गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। अब जो लाइन की इक्वेशन दी गई है वो है अपने पास कार्टेशियन, इसमें x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 1 अपॉन 5 z प्लस 3 अपॉन 4। लाइन L2 की जनरल इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 1 y माइनस 4 अपॉन 1 और z माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। कह रहा है इसकी इक्वेशन बताओ। नीचे जो वैल्यूज हैं वो क्या है बेटे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही हो गया डीआर। वेक्टर b1 ये रहा, वेक्टर b2। अब चाहो तो कार्टेशियन याद रख लो या इसको वेक्टर बना सकते हो, अपनी मर्जी है। लेकिन अब तुरंत ये नहीं पहुंच जाना कि भाई ये जो नीचे वैल्यूज हैं यही है अपने पास इसके डीआर, क्योंकि हमें कुछ रटने वालों को फिल्टर करने के लिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है। देखो जैसे लाइन की इक्वेशन दे दी 2x माइनस 3 अपॉन 4,
ठीक है, या इसको कर देता हूँ 3, y माइनस 7/2 3z माइनस 1/4, ये कर दिया। कहते व्हाट आर द डायरेक्शन रेशो, हम खुशी खुशी, हाँ जी सर ने समझाया था, नीचे वाले सब होते हैं 3 to 4 डायरेक्शन रेशो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लाइन को देखना है कि क्या लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होना चाहिए x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। अगर ये फॉर्म है तो डिनोमिनेटर की जितनी वैल्यूज है वो है डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन, वो डिपेंड करेगा कौन सी डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है ना। तो पहले ये चीज देखना, भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। टेकिंग 2 कॉमन, x माइनस 3/2/3, ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे पहचानो? बस x y z का कोफिशिएंट देख लो, 1 होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। टेकिंग 3 कॉमन, z minus 1/3/4. This implies now the equation x minus 3/2/3/2, y minus 2/2, z minus 1/3/4/3. Now it is in standard form. Done? किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेज करो, और ये गलती नहीं करोगे। शाबाश, बस 3, वेरी गुड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसमें देखें बच्चे, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z सबका कोफिशिएंट 1 है, x y z सबका कोफिशिएंट 1 है, नीचे वैल्यू है, ठीक है। तो वेक्टर b1 इज इक्वल टू 3i कैप 5j कैप 4k कैप, वेक्टर b2 इज इक्वल टू i कैप j कैप और प्लस 2k कैप। नाउ अप्लाई फॉर्मूला एंड फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। बाय चांस वो मान लो कोई ऐसे सरफिरा आ गया जिसने बोल दिया, कार्टेशियन इक्वेशन दे दी और बोला बाय यूजिंग कार्टेशियन फॉर्मूला फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो हमें बस कन्वर्जन आनी चाहिए कि b1 डॉट b2 का मतलब हो गया ये रहा a1 a2 b1 b2 c1 c2, सीधा फॉर्मूला डाल दिया। नीचे b1 मैग्नीट्यूड का मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होल मॉड, ठीक है। अच्छा, जो चीजें मैंने बोली, एक मिनट बच्चों, अभी जो मैंने डिस्कस किया था सब तक पहुंची बात? पांच सेकंड पहले बच्चों, क्लियर? ठीक है ना, समझ गए? तो आप वैल्यू कार्टेशियन है तो कार्टेशियन टू कार्टेशियन जा सकते हो, और वेक्टर टू वेक्टर जा सकते हो, कार्टेशियन से वेक्टर जा सकते हो, वेक्टर से कार्टेशियन जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे मान लीजिए ये कह दिया, वेक्टर दे दिया और कह रहा है कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक कार्टेशियन फार्मूला फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, तो हमें कार्टेशियन फार्मूला कन्वर्ट करना इजीली आना चाहिए। तो इससे आपने कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2, कार्टेशियन फार्मूला तुरंत हम रिमाइंड करेंगे कैसे डराइव हुआ था और रख देंगे। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लो, और अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, थर्सडे मिलते हैं। चलो बच्चों, बाय बाय।